नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़े इस डेली डोज में हम आपके लिए लेके आए हैं तमाम वो बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर मार्च हिंसा मामले में किसान नेताओं के बचाव में आए सीएम केजरीवाल, पुलिस पर लगाए फर्जी केस दर्ज करने के गंभीर आरोप। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, हाईवे को खाली कराने की मांग, कहा तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। ट्रैक्टर मार्च हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मिले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जाना हालचाल, जवानों ने सुनाई हंगामे उपद्रव की आप बीती। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने का आदेश, स्विमिंग पूल भी खोले गए। यूपी, उत्तराखंड समेत देश के 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। और 10 साल के बेटे ने क्लास से सीखी हैकिंग, पिता की ईमेल हैक कर मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक के दौरान कहा कि पुलिस फर्जी केस बनाकर कुछ लोगों पर दबाव की राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी लोग इस मामले के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उन पर कार्रवाई करना सरासर गलत है। आइए आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए। मुद्दे आज भी बरकरार है। जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हैं हम तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलके किसानों का साथ देना है, अपने अपने इलाके में अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक सबको साथ देना है। और जब भी किसानों का साथ देने जाओ, अपना झंडा, डंडा, टोपी घर छोड़ के जाना। वहां हमें पूरे गैर राजनीतिक तरीके से एक आम आदमी बन के जाना है, इस देश का एक आम नागरिक बन के जाना है। वहां पे कोई राजनीति नहीं करनी उसके साथ। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा का असर अब किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ अब यहां के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। यहां के गांव वालों ने किसानों को ये जगह खाली करने का आदेश दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किसानों और गाँव वालों के बीच किस तरह की रस्साकशी देखने को मिल रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा फूटा है। यहां गांव वालों ने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाईवे को खाली कराने की मांग की। गांव वालों का कहना है कि लाल किले पर जिस तरह तिरंगे का अपमान हुआ है वो नहीं सहेंगे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू सेना संगठन समेत अन्य गांव वालों ने यहां पर हाईवे को खाली कराने की मांग की। इस दौरान गांव वाले जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस का साथ देने की बात कह रहे हैं। और
क्या कारण है आप यहाँ पर? हमारे यहाँ का कारण है ये सिंधु बॉर्डर को खाली करें। क्यों, क्या हुआ? हमारे सारा तो रास्ता घेर रखा है और हमारे खेतों में से भी जा रहे हैं। हाँ। और अगर हम इसको कह रहे हैं तो हमसे उल्टा ही रोड में भाग रही है और इसलिए हमारा ये कारण है सिंधु बॉर्डर को खाली करें। हाँ, और तिरंगे का अपमान भी आपने लिखा है। हमारा प्राप्त किया है गिरा के, ये अपमान हुआ है। उन्होंने हमारा झंडा गिराया है देश का। आपको बता दें कि यहाँ पर बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है। 100 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर युवा आंदोलनकारियों का विरोध कर रहे हैं और किसान जहाँ आंदोलन कर रहे हैं वहाँ घुस गए हैं। पुलिस इन विरोध करने वाले लोगों को अंदर जाने दे रही है और ये लोग बार बार नारे लगा रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। ट्रैक्टर मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए आज खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव जवानों के बीच पहुंचे। इस दौरान जवानों ने पुलिस कमिश्नर को 26 जनवरी के दिन जिस तरह से उपद्रव हुआ उसकी आप बीती सुनाई और अपना दर्द भी बयां किया। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा और झड़प में दिल्ली पुलिस के 394 के करीब जवान घायल हुए हैं। इन जवानों ने उपद्रवियों को रोकने की हर संभव कोशिश की। दंगों के कई वीडियो सामने आए हैं जब जवान तलवार और हथियार लिए उपद्रवियों का सामना निडरता के साथ करते दिखाई दिए। घायल जवानों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने अस्पताल जाकर इन घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और हौसला बढ़ाया। इस दौरान घायल जवानों ने कमिश्नर साहब को हिंसा के दौरान हुई आप बीती भी सुनाई। पेट में इनको चोट लगी है और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है एंड पेट के लिए वी हैव गिवन पेन किलर्स एंड ये दिया हुआ है and she should be fine within a day or two. But how did she get injury there? Yeah, she told that somebody has pressed her on the left abdomen and then she's been pushed towards the wall and that's how her injury was. She didn't realize when they pushed it, by the time she realized it was all over already. कमिश्नर साहब इस दौरान कई पुलिसकर्मियों से मिले, डॉक्टर से जवानों की हेल्थ का अपडेट लिया और पुलिसकर्मियों को हर तरह की मदद का आश्वासन देते दिखाई दिए। वायरिंग एंड प्लेटिंग इशू भी ना, तो आप फिजियोथेरेपी की जरूरत ऐसी है वो तो रहेगी प्रोटोकॉल, बट फाइनली ये कानून से गवर्नमेंट हॉस्पिटल नो प्राइवेट हॉस्पिटल China hospital people then you can just for the time. तो क्या नाम है? ये सर को रिपोर्ट अंदर पोस्ट की बात नहीं जैसे से साथ देखिए ना बहुत वक्त सब के साथ तो हम के साथ अंदर जा रहे हैं अंदर सर ये और इधर की साइड से 50 को और उधर से उन्होंने तो वहीं से भी दीवार काम में इधर हमारे संसार की तरफ गेट बंद था उसको खोल कर अंदर गए लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई हिंसा पर बुधवार को सफाई दी। बताया कि 394 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए, कई ICU में अपना इलाज करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ ICU में भी हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान
कई पुलिस कर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। उपद्रवियों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। मामले में 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कई किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। जहां किसान आंदोलन में हुए हंगामे और उपद्रव की आलोचना हो रही है, वहीं अपनी जान की परवाह किए बगैर हथियार लैस प्रदर्शनकारियों का सामना करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के काम की सराहना भी जमकर हो रही है। कई किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा से आहत हैं और खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। हालांकि सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश में लगातार घट रहे कोरोना मामलों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें सिनेमा हॉल में अब 50% दर्शकों को बिठाने की छूट होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने स्विमिंग पूल खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है। क्या है नया कुछ इस गाइडलाइन में, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत सिनेमा हॉल और थिएटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी गई। वहीं स्विमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी है। ये दिशा निर्देश 1 फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। बता दें कि निश्चित क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50% क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी। दिशा निर्देश में कहा गया, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों को अधिकतम 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा। खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी, अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा। जिला प्रशासन जरूरत पड़ने पर निश्चित क्षेत्रों को चिन्हित करेगा। निश्चित क्षेत्रों के भीतर संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। इन क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला पुलिस और निगम प्राधिकार की होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। मास्क पहनना, उचित दूरी का पालन करना और हाथ धोने के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने पर नागर विमानन मंत्रालय गृह मंत्रालय द्वारा स्थिति के आकलन के आधार पर फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की अनुमति दी गई है। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, हायर एजुकेशन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों को संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के एसओपी के तहत इजाजत दी जाएगी। कोरोना काल में एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही, व्यापार आदि में कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए यह लागू होगा। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली में बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अब अगले 2 सालों में देश के 6 बड़े राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपकी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक के दौरान ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और हिमाचल सहित देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देश भर में लोग प्यार करते हैं आम आदमी पार्टी से, फिर जब पूछो वोट दोगे, कहते जी अभी तो इनका यहाँ कुछ है नहीं, ऐसे कहते हैं।
ये जो छोटा सा फासला है ये तय करना है कि अभी तो कुछ है नहीं, इसके लिए आप लोग संगठन बनाना है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें तो अब लोग आपकी पार्टी को चाहते हैं। पूरे देश में सबको पता चल गया दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। ये 8वें चमत्कार से कम नहीं है कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली सबको चाहिए, देश भर में किसको नहीं चाहिए। और बाकी सरकारें कर नहीं पा रही, उनसे हो नहीं रहा। अगर होता तो अभी तक कर देते। ये जादू तो अपने को ही आता है और तो किसी को आता नहीं है, हम ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। तो सारे लोग चाहते हैं कि ये हो, लेकिन वो संगठन अपने को बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गली गली में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर के ऊपर संगठन बनाना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। कहीं कहीं होता है, किसी को लगता है यार मैंने दूसरों को ले लिया तो मेरी टिकट ना कट जाए, कुछ ज्यादा होता है ना कहीं कहीं, वो नहीं करना। सबको जोड़ो, सारा देश जुड़ेगा, सारा देश आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेगा, तभी देश का बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी से थोड़ी चिपके हैं हम लोग तो देश से चिपके हैं। देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी तो जरिया है, आम आदमी पार्टी तो व्हीकल है, उसके जरिए अपने को देश बदलना है। तो अगले 2 साल के अंदर देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। हाईटेक होती एजुकेशन में अब तकनीक का दुरुपयोग भी सामने आने लगा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक स्कूली छात्र ने, जिसकी उम्र महज 10 साल है, अपने पिता की ईमेल आईडी हैक कर 10 करोड़ की फिरौती मांग डाली। गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया, आइए आपको दिखाते हैं। 10 साल के बेटे ने पिता की ईमेल की हैक, पिता से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, साइबर अपराध की क्लास से सीखी हैकिंग, पिता को ही बनाया पहला निशाना, पुलिस को भी किया गुमराह। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से बेहद हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां 10 साल के बेटे ने अपने ही पिता से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी। काफी दिनों से तफ्तीश में जुटी गाजियाबाद पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। जी हां, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले एक सरकारी अफसर ने पुलिस में शिकायत की थी कि कोई शख्स बार बार उनकी ईमेल आईडी हैक कर रहा है, और इतना ही नहीं, वो उनके घर तक जा पहुंचा है। जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की और मामले की जांच के दौरान पुलिस भी सकते में पड़ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके ही घर के 10 साल के 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने ऐसा किया है। उनकी ईमेल आईडी को हैक करके उनसे रंगदारी मांगी गई है। इस पे इंदिरापुरम पुलिस और साइबर क्राइम सेल दोनों को लगाया गया था। जब ईमेल आईडी और सारी चीज़ों का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण करने पे ज्ञात हुआ कि उन्हीं के घर के 10 वर्षीय बच्चे द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इसके बाद उस बच्चे की काउंसलिंग करके, प्रॉपर काउंसलिंग करके परिजनों को बता के और मामले का अनावरण किया। सर, बच्चे को ये ईमेल हैक करने का आइडिया कैसे आया और उसने ये कैसे पूरा प्लान किया? जैसा कि पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि बच्चा जो है वो 5th क्लास का स्टूडेंट था और 5th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते उसके यहाँ क्लासेज में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लासेस थी। उस क्लास में उसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी के इम्प्लीमेंटेशन में बच्चे द्वारा ये गलती हो गई थी। बच्चे को काउंसलिंग करके और परिजनों को अवगत करा के और आगे की कार्रवाई की जाए। सर, कैसे पता चला कि कोई घर का ही व्यक्ति है इस पूरे गेम का मास्टर? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से ज्ञात हुआ उसकी आईडी वगैरह से कि ये मेल आईडी जो मेल आई है वो कहाँ से आई है। उस विश्लेषण पे जब हम आगे बढ़े तो ज्ञात हुआ कि घर ही से मतलब ये मेल जनरेट हुई थी और उसके बाद घटना का अनावरण कराया।
फिलहाल इस मामले में बच्चे की काउंसलिंग कर दी गई है और घर वालों को भी बच्चे का ध्यान रखने को कहा गया है, जिससे किसी भी तरीके की पढ़ाई का दुरुपयोग ना हो सके। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।